ऑस्टिन देखता है कि जेन की नाक से एक मक्खी बाहर निकलती है, जिसके साथ उसकी नाक से खून भी बहने लगता है। ये देखकर ऑस्टिन उस मक्खी को भगाकर जेन की आंखों को चेक करता है, जो पूरी तरह से ग्रे हो चुकी थी। टॉमी के हिसाब से किसी भी इंसान की आंखें तब ग्रे होती हैं जब उसकी मौत कई साल पहले हुई हो, लेकिन जेन की बॉडी को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी कुछ घंटों पहले ही मरी हो। इतने में ही वहाँ पर रखे रेडियो पर सॉन्ग अपने आप बदल जाता है, लेकिन इस चीज पर ये दोनों ही ध्यान नहीं देते। जिसके बाद टॉमी कहता है कि इस लड़की की मौत में कुछ तो अजीब बात है, मैंने आज से पहले ऐसी कोई ऑटोप्सी नहीं की। अभी तक भी इन दोनों को जेन के मरने की कोई भी वजह पता नहीं चली थी। जिस पर टॉमी कहता है कि अब हमें इसके हार्ट और लंग्स को चेक करना होगा। इसीलिए टॉमी जेन की बॉडी को बीच में से काटने लगता है, लेकिन तभी फिर से रेडियो पर एक गाना बजने लगता है, जिसके लिरिक्स थे ओपन योर हार्ट लेट द सनशाइन इन। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जेन की बॉडी को कटने से रोक रहा हो, लेकिन इस बार भी टॉमी इस चीज पर ध्यान नहीं देता है और वो उसकी बॉडी को काट देता है। वो देखता है कि जेन की बॉडी अंदर से बुरी तरह से जली हुई है, उसका हार्ट, लंग्स, यहाँ तक कि उसकी खाल भी जली हुई थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कोई किसी को अंदर से इतनी बुरी तरह से कैसे जला सकता है? पर उसके बाद भी उसके बाहरी शरीर पर कोई नुकसान नहीं था। यही बात टॉमी और ऑस्टिन को अजीब लगती है और इनको कुछ समझ नहीं आता। तभी ऑस्टिन को एसी पाइप्स में से कुछ आवाज आने लगती है। वो जाकर देखता है तो पाइप्स में उसको एक बिल्ली मरी हुई मिलती है। इस चीज से वो काफी दुखी होता है। टॉमी और ऑस्टिन अपनी बिल्ली को जलाकर वापस अपने काम पर ध्यान देते हैं और इस बार टॉमी जेन के पेट को चीरने लगता है। उन्हें उसके अंदर से एक फ्लावर मिलता है। बुक में चेक करने पर पता चलता है कि वो फ्लावर किसी भी इंसान को पैरालाइज कर सकता है, लेकिन इस फ्लावर का यहाँ पर मिलना बहुत रेयर है क्योंकि ये सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज में पाया जाता है और अब तो शायद मिलता भी नहीं है। लेकिन टॉमी को इससे ये जरूर पता चल जाता है कि जेन शायद नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री से बिलोंग करती है। जिसके बाद टॉमी जब जेन के पेट को और गहरा काटता है तो उसे उसमें से एक काफी पुराना कपड़ा मिलता है, जिसके अंदर जेन के टूटे हुए दांत होते हैं। उस कपड़े पर एक अजीब सा सिंबल बना हुआ था, जिसके साथ उस पर कुछ रोमन नंबर्स भी लिखे हुए थे। इसी बीच रेडियो भी बार बार अपना चैनल चेंज करता है। ऑस्टिन को अब यहाँ एक अजीब सी वाइब आने लगती है, इसीलिए वो बार बार अपने डैड टॉमी से ये ऑटोप्सी सुबह करने को कह रहा था। तभी टॉमी को जेन के अंदर की स्किन पर कुछ अजीब सा दिखता है। वो उसकी पूरी स्किन को बॉडी से उतार देता है, जिसको देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसकी पूरी स्किन पर वही अजीब से सिंबल बने हुए थे जो उस कपड़े पर थे। ऑस्टिन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किसी की अंदरूनी स्किन पर कुछ भी लिख दे, ये तो इम्पॉसिबल है। तभी अचानक से यहाँ की सभी लाइट्स फूट जाती हैं। टॉमी और ऑस्टिन को अब कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। टॉमी बैकअप लाइट ऑन करता है और वो देखता है कि यहाँ से सभी डेड बॉडीज गायब हो चुकी हैं। वो ऑस्टिन को फौरन इस जगह से बाहर निकलने को कहता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है जो शायद हमारी समझ से बाहर है। ये दोनों यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं पर लिफ्ट काम नहीं करती, इसीलिए दोनों सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ से बाहर जाने के गेट पर एक पेड़ गिरने की वजह से वो लॉक हो जाता है। टॉमी अपने ऑफिस रूम में जाकर डोर लॉक कर लेता है और फौरन पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करता है पर नेटवर्क नहीं आते। तभी इन दोनों को बाहर से बेल के बजने की आवाज आती है, जिसको सुनकर इनके चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि बेल सिर्फ डेड बॉडीज के पैरों में बंधी थी। और तभी अचानक से टॉमी को एक अजीब सी चीज पीछे की तरफ खींच लेती है, जिससे उसके पेट पे चोट लग जाती है। ऑस्टिन फौरन टॉमी को उठाता है और उसे कहता है कि ये सब जेन की बॉडी की वजह से हो रहा है। जब हम उसकी बॉडी को चीरने की कोशिश कर रहे थे तब भी वो हमें किसी तरह से रोकने की कोशिश कर रही थी। ये सब वही कर रही है। उसकी बॉडी से हमको जो भी चीज मिली थी उन सबको देखकर तो ये लगता है कि शायद उसके साथ कोई रिचुअल किया गया है जिसकी वजह से अब वो ये सब कर रही है। और क्या आपने उसकी स्किन पर वो सिंबल बने नहीं देखे थे? ये किसी तरह का तो विचक्राफ्ट है। ये दोनों वापस ऑटोप्सी रूम में जाते हैं। तभी रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और बेल की आवाज आने लगती है। और जब ऑस्टिन कुल्हाड़ी से दरवाजे को तोड़कर देखता है तो इन दोनों की रूह कांप जाती है क्योंकि बाहर वही डेड बॉडी खड़ी थी जिसका इन्होंने पोस्टमार्टम किया था। जिसके बाद ये दोनों जेन की बॉडी को जलाने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी बॉडी में आग लगाते हैं वैसे ही उसकी बॉडी पूरी आग को अपने अंदर सूख लेती है। उसकी बॉडी पर जलने का एक भी निशान नहीं होता। इतने में टॉमी को लिफ्ट चलने की आवाज आती है और ये दोनों फौरन उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं होता। टॉमी को अपनी ओर एक परछाई आती दिखती है और वो बिना कुछ सोचे समझे ऑस्टिन के हाथ से कुल्हाड़ी लेकर उस परछाई के ऊपर वार कर देता है। और जब ये बाहर जाकर देखते हैं तो ऑस्टिन को उसकी गर्लफ्रेंड एमा की लाश जमीन पर पड़ी मिलती है। इसका मतलब वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि एमा की थी जो ऑस्टिन को देखने यहाँ पर दोबारा आई थी। टॉमी ऑस्टिन से माफी मांगता है और उसे लिफ्ट में लेकर जाता है, जबकि ऑस्टिन एमा की मौत से बहुत दुखी होता है। टॉमी ऑस्टिन को संभालते हुए कहता है कि हमें जल्द से जल्द जेन के बारे में और जानना होगा कि वो कौन है और कैसे मरी, वरना वो हमें जल्द ही मार डालेगी। ये बोलते ही ये दोनों फिर से ऑटोप्सी रूम में आ जाते हैं और जेन की ऑटोप्सी करने लगते हैं। इस बार ये उसके ब्रेन को काटकर उसके सेल को चेक करते हैं। टॉमी देखता है कि जेन के ब्रेन सेल अभी तक जिंदा है, यानी जेन अभी तक जिंदा है, वो मरी नहीं है। इससे टॉमी और ऑस्टिन को एक जोरदार शॉक लगता है। शायद यही कारण था कि इन्हें जेन के मरने के कारण पता नहीं चल रहा था। अब टॉमी उस कपड़े को भी ध्यान से चेक करता है जो जेन के पेट से मिला था, जहां टॉमी को उस पर लेविटिकस 20 और 16th सेंचुरी लिखा हुआ दिखाई देता है। लेविटिकस 20 बाइबल में एक चैप्टर है जो विच को मारने के बारे में है। टॉमी फौरन बाइबल के उस चैप्टर को पढ़ता है, जिससे उसको पता चलता है कि 16th सेंचुरी में कई मासूम लड़कियों को विच समझकर अजीब तरीके से बेरहमी के साथ मार दिया जाता था। टॉमी बताता है कि जेन उन्हीं मासूम लड़कियों में से एक है जो 16th सेंचुरी से अभी तक जिंदा है और अपने इस दर्द को सह रही है, जिसकी वजह से अब वो भी एक विच बन चुकी है। जब हमने उसका शरीर, पेट और दिमाग चीरा तब वो जिंदा थी और उसको दर्द हो रहा था, इसीलिए अब वो हमसे बदला ले रही है। वो वही दर्द हमको देने की कोशिश कर रही है जो हमने और उन लोगों ने इसको दिए थे। जेन अब हमको नहीं छोड़ेगी। तभी दोबारा यहाँ पर वो डेड बॉडीज आने लगती है, जिनको देखकर टॉमी जेन की आंखों में आंखें डालकर बोलता है कि प्लीज मेरे बेटे को जाने दो, तुम्हें जो करना है तुम मेरे साथ कर सकती हो। अब ऐसे बोलते ही टॉमी के टखनों और हाथों की हड्डियां उसी तरह से टूट जाती है जैसे जेन की टूटी हुई थी। उसके अंदर का शरीर भी जेन की तरह जलने लगता है। इस दौरान जेन की बॉडी अपने आप ठीक हो जाती है। टॉमी से दर्द और बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो ऑस्टिन से कहता है कि प्लीज बेटे मुझको मार दो, और ना चाहते हुए भी ऑस्टिन रोते हुए अपने डैड टॉमी को जान से मार देता है। तभी उसे ऊपर से किसी की आवाज आती है। वो हड़बड़ी में भागा भागा ऊपर के गेट के पास जाता है, लेकिन वहां जाते ही आवाज बंद हो जाती है और गेट भी लॉक हो जाता है। इतने में ही उसे अपने पीछे टॉमी की लाश खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसका पैर फिसलने की वजह से उसकी भी नीचे गिरकर मौत हो जाती है। सुबह होते ही शेरिफ कुछ लोगों के साथ जेन की ऑटोप्सी की रिपोर्ट लेने यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर टॉमी और ऑस्टिन की लाश पड़ी मिलती है और ध्यान से देखने पर शेरिफ समझ जाते हैं कि ये तो बिल्कुल पिछले घर वाले क्राइम सीन की तरह है जहाँ से उनको जेन की बॉडी मिली थी। शेरिफ देखते हैं कि जेन की बॉडी बिल्कुल सही थी, उसके ऊपर एक भी निशान नहीं था और अब वो जेन की बॉडी को दूसरी जगह ऑटोप्सी के लिए भेज देते हैं, जहाँ एम्बुलेंस में हमें जेन की बॉडी हिलते हुए दिखती है। यानी अभी और मौतें होना बाकी है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर